नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे पार्टी विहीन प्रजातंत्र। हमारे संविधान में कहीं भी पार्टी शब्द का जो है उपयोग नहीं किया गया है। पार्टी शब्द जो है वह हमारा क्रिएशन नहीं है, यह कांग्रेस का क्रिएशन है जो कि पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के माध्यम से क्रिएट किया गया है। अंग्रेजों की दुष्टता तो छोड़िए, हमारे कांग्रेसियों की दुष्टता याद करिए। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के माध्यम से बनाई जिसमें कि निरंकुश पार्टियां पैदा हुई। यह पार्टियां में कोई इंटरनल डेमोक्रेसी की व्यवस्था नहीं की गई। इन पार्टियों के को नियंत्रित करने के लिए, उनकी राष्ट्रीयता बरकरार करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन नहीं बनाए गए। उनका कौन सा कंडक्ट एक आपराधिक कैटेगरी में आएगा, यह सब भी नहीं किया गया। उन्हें अकूत संपत्ति पैदा करने का, अकूत संपत्ति को जो है ना दुरुपयोग करने का और उसको टैक्स वगैरह से भी उसको मुक्ति देते हुए इस प्रकार से एक दानवी व्यवस्था स्थापित की गई। और इस दानवी व्यवस्था के लिए कांग्रेस काफी हद तक जिम्मेवार है। यह दानवी व्यवस्था सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत पसंद आ रही है क्योंकि अब वो इसका दोहन कर रहे हैं। आप पहले ये सोचते हैं कि ये जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत पार्टी तंत्र पैदा किया गया है, यह पार्टी तंत्र क्या आज की सभी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण नहीं है क्या? जी हां, यह आपकी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण है। यह पार्टियां प्राइवेट कंपनियों के बतौर जो है काम कर रही हैं। इनमें परिवारवाद भरा हुआ है। यह अपराधियों को टिकट बांट रही है। यह धर्म और जाति के आधार पर टिकट बांट रही है। यह जो है तोड़ने का, बांटने का, ऐसी जो है गलत जो है ना गतिविधियों को प्रोत्साहित कर रही हैं। इन्होंने गुंडों का और मवालियों का एक गिरोह अपने आसपास इकट्ठा कर लिया है। चुनाव में जीतने के बाद ये गुंडे मवाली जो है ना जनता पर अत्याचार करते हैं। चूंकि इन्होंने पूरे ब्यूरोक्रेसी, पूरे प्रशासन पर अपना जकड़ बना लिया है, लिहाजा आम जनता जो कि गुलाम है उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। आओ समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां जिनमें इंटरनल डेमोक्रेसी जीरो है, जिनके नियंत्रण के लिए कोई कानून जानबूझ के नहीं बनाए गए हैं, जो कि अकूत संपत्ति जो है पैदा कर रही हैं और धारण कर रही हैं, इनको ना कोई इनकम टैक्स देना है ना कुछ देना है, ऐसा पार्टी तंत्र बना दिया है। इस पार्टी तंत्र में पार्टी भिप बना दी गई है। तो आपके चुने हुए प्रतिनिधि आपको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो अपने अपनी पार्टी का जो है ना बिल्ला अपने माथे पर लगा के घूमते हैं और आप एक वोट देने वाले गुलाम हैं। आपका प्रतिनिधि जिसमें कि 42% अपराधी हैं उनके अपने एडमिशन के हिसाब से, 29% व्यक्ति जो है जघन्य अपराधों के अपराध उनके ऊपर हैं और केवल एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, उसकी विवेचना पूर्ण होकर चालान होने के बाद कोर्ट में इसका संज्ञान लिया जा चुका है। ऐसे अपराधी कानून के निर्माता बन रहे हैं। जिस देश में एक चपरासी बनने के लिए आपको साक्षर और सचरित्र होना जरूरी है, वहां कानून का निर्माण करने वाले यह व्यक्ति अनपढ़, गंवार और आपराधिक कृत्य के लोग क्यों हैं? अभी इसके बारे में एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम आपकी बात से सहमत हैं, हम भी जो है ना गवर्नमेंट से, पार्लियामेंट से निवेदन करते हैं कि वो ऐसा कानून बनाए। लेकिन ऐसा कानून कौन बनाए? ये राजनेता जो इस व्यवस्था का दोहन कर रहे हैं, ये कभी ऐसा कानून नहीं बनाएंगे। आपके प्रतिनिधि चाहे अपराधी ही क्यों ना हो, चाहे उन्होंने आपको जाति और धर्म के आधार पर मूर्ख क्यों ना बनाया हो, चाहे उन्होंने आपकी गरीबी का मजाक उड़ाते हुए आप में पैसा बांट के, दारू बांट के, साड़ी बांट के आपका वोट क्यों ना लिया हो, लेकिन आपका चयनित व्यक्ति जो आपके वोट से चुना हुआ है, सबसे बुरी बात है कि इस पार्टी तंत्र ने उसका गला घोंट दिया है, उसका साहस खत्म कर दिया है। वह है आपकी बात ना अपनी बात पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर रखने की स्थिति में नहीं है। तो फिर कैसे व्यवस्था में बदलाव हो? यह बहुत ही आसान है। इसमें
पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में संशोधन करना होगा। पार्टियां रहेंगी लेकिन पार्टी ना तो टिकट बांटेंगी, ना पार्टी का कोई सिंबल होगा। इनका काम एक एनजीओ की तरह एक विचारधारा को डेवलप करना, विचारधारा को विकसित करना। यदि उसके लिए कुछ नियम कानून और कुछ व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है तो उसके लिए एक पब्लिक संवाद करके, अवेयरनेस क्रिएट करके, ग्राउंड वर्क क्रिएट करके इन लोगों के लिए एक फूड फॉर थॉट देना है, जो हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि गुणदोष के आधार पर जो है कार्रवाई करेंगे। यदि ये पॉलिटिकल पार्टी जब तक विवश नहीं की जाएंगी, यह आपकी बात बिल्कुल अनसुना करेंगी। क्यों? क्योंकि आपको गरीब रखना, आपको फ्री भी बांटना, आपके जो है आत्मसम्मान से खिलवाड़ करना, ये इनकी साजिश का हिस्सा है। यदि आप समृद्धशाली हो जाएंगे तो यह आपके वोट आसानी से मूर्ख बनाकर नहीं खरीद पाएंगे। यही सभी समस्या की जड़ है। लिहाजा या तो क्राइम फ्री भारत मिशन की शक्ति को पहचान कर स्वतः ये अपने विवेक से उन सब नियम कानून को ले आए जिनकी हम वकालत कर रहे हैं। यदि वो ऐसा करते हैं तो हम उन्हें अपने सिर पर बिठाएंगे, उनकी स्तुति गान करते हुए थाली बजाएंगे, दीपक बजाएंगे और वीडियो भी चलाएंगे। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तब हमारे पास एक ही विकल्प है कि हम अपनी शक्ति को लगातार बढ़ाते जाएं और इनको जो है ना विवश करने की कोशिश करें। तो आप कहेंगे कि साहब इतनी बड़ी सत्ता है, इतनी बड़ी पार्टी है, हम इन्हें कैसे विवश कर पाएंगे? आओ हम इसका रास्ता आपको दिखाते हैं। इसके लिए आप चाहे वो टैक्स पेयर की मनी से ही गाड़ी भेजें, चाहे आपके चाय नाश्ता लंच डिनर की व्यवस्था करें, चाहे आपको 500 या 1000 रुपए बांटें, तब भी हम इनकी सभाओं में नहीं जाएंगे, इन्हें अपने किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाएंगे, इनकी दरबार की शोभा नहीं बढ़ेंगे। हम काले बैज का धारण करेंगे, 2 घंटे ज्यादा काम करेंगे, हम काले झंडे अपने पास रखेंगे। जब कभी भी ये राजनेता, जब आपकी संख्या 50 करोड़ या 100 करोड़ के आसपास होगी तो आपकी उपस्थिति हर गली और कोने में होगी। तो हमें काले अंग्रेज वापस जाओ कह के इनको हर दिन ये एहसास कराना होगा कि अब जनता जाग चुकी है, इन्हें वो बदलाव लाना होंगे। अब ये हमको मूर्ख बनाकर धर्म जाति पर बांटकर हमारे वोट नहीं कबाड़ सकते हैं, यह इन्हें मालूम होना चाहिए। लेकिन हो सकता है ये अपने अहंकार में आपकी बात ना सुने। यदि अपने अहंकार में आपकी बात नहीं सुनते हैं तब क्राइम फ्री भारत मिशन के पास केवल एक ही विकल्प शेष रह जाएगा कि 2022 से 2024 के बीच में ऐसी विभूतियों को आइडेंटिफाई करें जिनका जीवन ही अपने आप में एक कर्म योग है। ऐसे कर्म योगियों को तैयार करके फिर हम उन्हें जो है 545 कैंडिडेट के बतौर उतारें, और जब तक हमारा फैलाव यदि करोड़ों में होगा तो हम बिना किसी चुनाव प्रचार के अपने 545 प्रतिनिधियों को जिता पाएंगे और इनको इनके ही खेल में, इनके शतरंज के गेम में इनको हरा पाएंगे। आओ इसे हम एक हकीकत में बदलें। यदि दबाव में आके ये सब वो काम कर देते हैं जिसकी आवश्यकता है तो हम इनकी स्तुति गान करेंगे, इनको 545 पूरी सीटों के साथ फुल बहुमत के साथ लाएंगे और जो काम बचे रह जाएंगे वह जो है 2024 के बाद कराएंगे। लेकिन यदि अपने अहम में यदि ऐसा नहीं करते हैं तो क्राइम फ्री भारत एक पार्टी के बतौर अवतरित होगी। इस दौरान 545 तपस्वियों, मनुष्यों और कर्म योगियों को हम आइडेंटिफाई करके रखेंगे। उनको पहले से बहुत सारे लोगों को जो है एक पैनल बनाकर एक क्षेत्र का जो है ना आवंटन कर देंगे, वो अपने उसमें काम करें और एक जनतांत्रिक प्रक्रिया के आधार पर एक सर्वसम्मति के उससे फिर जनप्रतिनिधियों का चुनाव होगा और उन जनप्रतिनिधियों को बिना किसी चुनाव प्रचार के हम अपने समर्थन के आधार पर न केवल जमीन पर उतारेंगे बल्कि उनको विजयी भी बनाएंगे। अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त होंगी। आओ हम सब मिलकर जनता तक, रग रग तक पहुंचें, जनशक्ति को धारण करें और जैसे पहले असरों का जो है बोलबाला बढ़ता था तो हमारे लोग तपस्या करते थे, आज डेमोक्रेसी की तपस्या, जनता से संपर्क करना, जनता को अपने साथ लेना, जनता की आवाज बनना और जनता को अपनी आवाज बनाना, यही जो है शक्तियां हैं। जैसे पहले आसुरी शक्तियों का दमन और उनका संहार और उनको हराना
ब्रह्मा से शिव से प्राप्त शस्त्रों और वरदानों के माध्यम से किया जाता, देवी देवताओं से वरदान जो प्राप्त होते उसके माध्यम से हम असुरी शक्तियों पर विजय पाते थे। अब हम जनता से वह की तपस्या करके, जनता को अपने साथ जोड़ के, जनता से शक्ति प्राप्त करके इन आसुरी शक्तियों को इनके ही खेल में हराएंगे। आओ हम सब भिड़ जाएं इसमें, आओ हम सब इसमें पूरी शक्ति के साथ लग जाएं। आप सभी लोग जो है इससे जुड़ें, अपने जुड़ने की जो है सहमति भेजें। अब आज से ही अपने प्रभाव क्षेत्र में जनता से बातचीत करना चालू करें और उन्हें क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल से पहले जोड़ें। और जैसे ही क्राइम फ्री भारत का जो है ना मेंबरशिप ऐप जो है ना लॉन्च हो जाता है तो उस ऐप के माध्यम से वो जुड़ें, उनके माध्यम से पहचान पत्र प्राप्त करें और भी ढेर सारे जो आइटम्स हैं वो भी जो है ना उसके माध्यम से मिल सकेंगे। उन्हें हम ट्रेनिंग देंगे और उनको विभिन्न कर्तव्यों के लिए तैयार करेंगे और एक क्राइम फ्री भारत की जो है अवधारणा को जो है जमीन पर उतारेंगे, जिसमें 5 सर्टेनिटी होंगी, बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी जो आज की एफआईआर से 1000 गुना बेहतर होगी, पारदर्शी होगी। गलत शिकायत करने पर उसी सर्टेनिटी के साथ उसे सजा मिलेगी। पुलिस का सबसे साधारण व्यक्ति भी बैकएंड इंजन के सपोर्ट के कारण इनफॉलिबल एविडेंस क्राइम फ्री भारत के वॉलंटियर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकेगा और वर्तमान कानून की जो अड़चने हैं उनको भी दूर कर पाएगा। और इस इनफॉलिबल एविडेंस के कारण हम 1 माह की अवधि, 15 दिन की अवधि में विवेचना पूर्ण करेंगे और 30 दिन की अवधि में डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट जाए न्याय भी पा सकेंगे। क्राइम फ्री भारत के पास इसका अपना एक डिजिटल चित्रगुप्त होगा जो कि नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन अंडर एंट्री 65C के तहत ऑलरेडी जो राज्य सरकार, जो केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है, उसके तहत एक डिजिटल चित्रगुप्त तैयार होगा जिसके पास 360 डिग्री अपराधियों की जानकारी होगी और अधिकांश प्रकरणों में अपराध घटित करने के पहले स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेस के तहत हम उसे गिरफ्तार भी कर सकेंगे। हम जब अपराधियों के बारे में हर जानकारी 360 डिग्री में रखते हैं तो फिर उन्हें हम अपराधी क्यों बना रखें, हम उनको सर्टेनिटी के साथ रिहैबिलिटेट करते हुए उनको एक अच्छे नागरिक में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अपराधी बना रहना का ऑप्शन उनके पास ओपन नहीं होगा। लिहाजा वो अच्छे नागरिक उन्हें सहर्ष स्वीकार करना होगा और हम एक रूल कंप्लायंट सोसाइटी को पैदा कर सकेंगे, हम एक अपराध मुक्त भारत को पैदा कर सकेंगे, हम जो है खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था को ला पाएंगे, हम कर विहीन अर्थव्यवस्था को ला पाएंगे, हम पेपर करेंसी फ्री डिजिटल करेंसी को ला पाएंगे और डेवलपमेंट के लिए आज की तुलना में 4 गुना से ज्यादा पैसा होगा, जिससे हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा करेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी भी अच्छा करेंगे, एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी अच्छा करेंगे। आओ हम सब मिलके इस व्यवस्था को जमीन में उतारें, क्योंकि आज के राजनेता अपने स्वार्थ की राजनीति करेंगे। यह अपराधियों को टिकट बांटेंगे, आपको गरीब रखेंगे, यह आपके हितैषी नहीं हो सकते हैं। इन्हें अपराध मुक्त भारत से डर लगता है, इन्हें समृद्धशाली नागरिकों से डर लगता है, क्योंकि फिर ये आपको बुद्धि नहीं बना सकते हैं। आओ, हमें आपका आह्वान करता हूं कि क्राइम फ्री भारत से जुड़ें और हम सब मिलके 2024 तक या तो इन्हीं के माध्यम से वो सब परिवर्तन ला पाएं, और यदि यह अपने अहम में यदि तैयार नहीं होते हैं तो इन्हें बदलकर इनको विस्थापित करते हुए पार्टी तंत्र फ्री व्यवस्था को लाया जाएगा, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था को लाया जाएगा, कर विहीन अर्थव्यवस्था को लाया जाएगा, जहर विहीन जो है कृषि को लाया जाएगा, केमिकल फ्री लाइफ स्टाइल को लाया जाएगा और हमारा जो सीवेज से लेके हर चीज जो आज एक लाइबिलिटी बन गई है वो एक बड़े रिसोर्स में कन्वर्ट होगा और हमको एक समृद्धशाली भारत बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। हमारा जो है, हम रॉ ग्रेन्स नहीं बेचेंगे, हम उसमें औषधियां, दीर्घायु की चीजें मिलाकर उसको, इस अमृत को, जहर मुक्त अमृत को हम अमृत के भाव में अपने इकोसिस्टम के माध्यम से बेच पाएंगे और भारत के हर नागरिक को हम समृद्धशाली बना पाएंगे। हमारा एक एवरेज वर्कर के पास 50,000 रुपीज पर डे की परचेजिंग पावर होगी। यदि एक परिवार में 4 जो है ना कार्यकर्ता हैं
तो वो 2 लाख रुपए पर मंथ का जो है परचेजिंग पावर उसके पास आएगा। जो 2 लाख रुपए परचेजिंग पावर जिस परिवार के पास होगा वह अपना अच्छा घर होगा, उसका अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड होगा, उसके बच्चे दूध पी पाएंगे, उसके बच्चे फल खा पाएंगे, वह एक अच्छी जिंदगी जी पाएगा। आओ हम सब मिलके ऐसे भारत का निर्माण करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देश को भविष्य में कोरोना महामारी की किसी नई लहर का सामना नहीं करना पड़ेगा। जाने माने वायरोलॉजिस्ट टी जैकब जॉन ने कहा है कि तीसरी लहर खत्म हो गई है और चौथी लहर के आने की तब तक कोई संभावना नहीं है जब तक कि अनपेक्षित रूप से कोई अत्यधिक संक्रामक वेरिएंट नहीं सामने आता है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के सेंटर ऑफ एडवांस्ड रिसर्च इन वायरोलॉजी के पूर्व निदेशक जॉन ने कहा है कि विश्वास के साथ निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि तीसरी लहर समाप्त हो गई है और देश में एक बार फिर एक स्थानिक चरण में प्रवेश कर गया है। स्थानिक चरण से मतलब यह है कि लोग संक्रमण के साथ जीना सीख जाते हैं, जबकि महामारी की अवस्था में वायरस आबादी पर हावी होता है। जॉन ने कहा कि पिछले 4 हफ्ते में देश भर में नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। किसी राज्य में संक्रमण में ज्यादा उतार चढ़ाव नजर नहीं आ रहा। मामलों में स्थिरता बनी हुई है। इस मामले पर भी पहले भी कई विशेषज्ञों ने कहा था कि तीसरी लहर नहीं आएगी। जॉन ने कहा कि तीसरी लहर ओमिक्रॉन की वजह से आई। किसी ने भी ओमिक्रॉन को लेकर कोई अनुमान नहीं लगाया था। तीसरी लहर के नहीं आने का आकलन उस समय की महामारी की स्थिति के आधार पर किया गया था। जॉन ने कहा कि महामारी चौथी लहर तब तक नहीं आएगी जब तक कि अल्फा, बीटा, गामा या ओमिक्रॉन से अलग कोई बहुत ही संक्रामक वेरिएंट उभर कर सामने नहीं आता है। उन्होंने कहा कि देश में मौजूदा स्थिति और विश्व भर में महामारी के ट्रेंड से भी कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए उन्हें पूरा भरोसा है कि महामारी चौथी लहर नहीं आएगी। 2 से 3 लहर के बाद स्थानिक हो जाती है। सांस से जुड़ी महामारी, जॉन ने कहा कि इससे पहले भी सांस से जुड़ी जितनी महामारियां आई वो 2 से 3 लहर के बाद स्थानिक अवस्था में चली गई। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोरोना वायरस के वंश से जुड़े वायरस के चलते कभी कभी संक्रमण बढ़ जाए, लेकिन वह बड़ी महामारी का रूप नहीं लेगी। इसके लिए जरूरी है कि संभावित वायरस पर नियमित रूप से नजर रखी जाए और नमूनों की जांच होती रहे, ताकि कोई नया वेरिएंट सामने आता है तो उसका तुरंत पता लग सके। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।